गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कोशिका के इंट्रोडक्शन में, कोशिका क्या होती है, कोशिका कहते किसे हैं, उसके जो है कौन सी बड़ी कोशिका होती है, कौन सी छोटी कोशिका होती है, मानव के बारे में, मानव में कौन सी बड़ी छोटी कोशिका होती है। जैसा कि हम इस बार पे रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं कोशिका की। कोशिका होती है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की एक छोटी इकाई होती है। जीवन की छोटी की इकाई का मतलब ये है कि जैसे हम किसी देश में रह रहे हैं तो देश का जो एक परिवार होता है वो उस देश का एक इकाई होता है, ठीक है। और ना कि ये हमारे शरीर का कोई अंग है या भाग है। भाग का मतलब ये हो गया जैसे कि परिवार का एक हिस्सा, परिवार का एक अकेला इंसान वो क्या होगा, परिवार का अंग होगा। लेकिन यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, वो किसी देश का एक परिवार, जो सब एक परिवार होता है वो क्या होता है, कोशिका का वो इसकी इकाई होती है। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो होता है कोशिका एक यूनिट होती है, ना कि एक अंग, एक इकाई होता है। अब बात करते हैं सब इसका अध्ययन, कोशिका का अध्ययन जो है साइटो के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका पर इसकी खोज की थी। और बात करते हैं आगे कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। अब बात करते हैं आगे, जो कोशिका होती है इसका सिद्धांत या इसके बारे में किसने बताया था, तो कोशिका के बारे में सर्वप्रथम स्लाइडन और स्वान ने बताया था कि जो कोशिका होती है ये छोटे छोटे को बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। अब बात करते हैं कि जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर में, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है इस जो है ओवम या अंडा, जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है। और बात करें सबसे लंबी कोशिका, जो न्यूरॉन होता है, वो हमारी सबसे लंबी कोशिका होती है। और बात करते हैं ओवरऑल पूरे जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा या स्टेज ऑफ एग। और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा होती है, माइक्रोप्लाज्मा। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं आगे कि जो कोशिका होती है, कोशिका किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, कौन कौन से अंग उसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका में विभाजन वगैरह हमने बता दिया था। अब बात हम करते हैं कोशिका झिल्ली की। मान लो आपको पता है कि जो शरीर में जितने भी हिस्से हैं सब में एक क्या पाया जाता है, सब किसी ना किसी झिल्ली के अंदर पूरा उसका अंग जो होता है कवर्ड होता है। तो बात करते हैं हम कोशिका की। ये हमारा हो गया मान लो कोशिका। और कोशिका का ये जो इसके अंदर मान लो बहुत सारे कोशिकांग हैं, बहुत सारे कोशिका अंग हैं इसके अंदर छोटे छोटे। अब बात करते हैं ये जिसमें मतलब कवर्ड होता है, इस झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करते हैं, क्या करते हैं, कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें, कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली जो होती है इसके अंदर पूरे सभी के सभी अंग क्या होते हैं, इसमें सुरक्षित होते हैं। कोशिका जो झिल्ली होती है वो सारे कोशिकांग को एक ही में कवर करके रखती है। अब बात करें कोशिका झिल्ली जो होती है बनी किसकी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंतर्गत सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग। इसके अंदर सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य यानी कि सेमी मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य
अर्धपारगम, अर्धपारगम ये होता है सेमी परमेबल, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। कुछ जैसे आप लोग देखोगे मच्छरदानी, मच्छरदानी से हवा भी जा सकता है, पानी भी जा सकता है, लेकिन मोटी वस्तुओं को अगर फेंका जाए तो नहीं जाएगा। इसी तरह से क्या होती है कोशिका झिल्ली होती है, इसमें से कुछ ही लिमिटेड चीजें बाहर आती हैं और कुछ ही चीज अंदर जा सकती है, बाकी सभी चीजें वो अंदर नहीं जाती, इसीलिए ये सेमी मेमोरेबल या अर्धपारगम झिल्ली बोला जाता है। अब बात करते हैं या कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम पढ़ रहे हैं इसके दो पार्ट को, एक होता है एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, और एक होता है आपका पादप कोशिका। एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। तो ये जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्या होता है, दोनों में पाई जाती है। तो हम क्या बात इसमें पढ़ लिए, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है यह एक प्रोटीन की बनी होती है जिसमें कोशिका सारे के सारे कोशिकांग रहते हैं। अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली होती है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। मतलब इसमें से कुछ चीजें जा सकती हैं और कुछ चीजें बाहर आ सकती है, मतलब लिमिटेड चीजें जाएंगी और लिमिटेड चीजें आएंगी। बात करते हैं ये दोनों में पाया जाता है। आपका कोशिका झिल्ली जो होती है ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे कोशिका भित्ति की। किसकी, कोशिका भित्ति की। बात करते हैं आगे कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल बोला जाता है, जिसे सेल वॉल बोला जाता है। कोशिका झिल्ली से सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है एक मोटी सी पतली सी परत होती है, इसके चारों तरफ एक परत होती है कुछ इस तरह का। कोशिका झिल्ली जो, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मोटी परत होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और ये क्या करता है, कोशिका पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है, पादप कोशिका को मजबूती प्रदान करता है और उसके छाल, जो पादप कोशिका यानी कि पौधों का जो छाल होता है उसको उसके क्या होता है, मजबूत बनाने का काम करती है आपकी कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये प्लांट सेल में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है, केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब आगे बात करें कि कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, इस पौधों में मजबूती प्रदान करने का काम करती है, केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। अब आगे बात करते हैं, जिसे आगे बात करते हैं कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति हो गई। अब बात करते हैं ये सारे के सारे अंग। अब एक ही अलग अलग अंग हैं, अलग अलग अंग को आपस में ना टकरा जाए, आपस में मिल ना जाए, जिसके कारण क्या होता है, नुकसान हो जाएगा, हमारे शरीर को क्या हो जाएगा, मतलब हमारे स्वास्थ्य जो है खराब हो जाएगा। तो बात करते हैं इसमें एक द्रव्य पाया जाता है, इस कोशिका के अंदर इस अंग को सुरक्षित रखने के लिए एक द्रव्य पाया होता है, द्रव्य होता है। उस द्रव्य को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव। उस द्रव को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। अगर हम बात करें कोशिका द्रव की, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका द्रव इस सारे कोशिकांग या के अंदर भरे होते हैं, जिसके कारण सारे के सारे कोशिका अंग सुरक्षित रहते हैं। अगर हम बात करें कोशिका द्रव ना होता तो क्या होता, आप अगर आंख, ये देखिए नाक है आपका, नाक खुला हुआ है, अगर नाक को हम इस तरह से बंद कर ले तो क्या सांस ले पाएंगे, मुंह को बंद कर ले सारी क्रियाएं होंगी, नहीं होंगी ना।
तो इसीलिए अगर कोशिका भी आपस में टकरा जाएंगी तो कोशिका का अस्तित्व खत्म हो सकता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा मतलब बॉडी का निर्माण नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोशिका का जो निर्माण बॉडी का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है, कोशिका के कारण होता है। हमारे शरीर का निर्माण कोशिका के कारण होता है, तो कोशिका ही नहीं जब बनेगा तो क्या होंगे, बॉडी का निर्माण नहीं होगा, यानी कि स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो इसके अंदर जो जल भरा होता है, द्रव भरा होता है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका द्रव होती है, ये कोशिकांग को आपस में टकराने नहीं देती। कोशिकांग को आपस में टकराने नहीं देती है। कोशिकांग को आपस में टकराने नहीं देती है। अब बात करते हैं कोशिकांग। अब इसमें जो पूरा का पूरा जो द्रव होता है ये 85 से 90% जल होता है। 85 से 90%, 85 से 90% क्या होता है, इसमें जल भरा होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, इसको जो बताया था सर्वप्रथम किसने बताया था, पुरकिंजे ने। पुरकिंजे किसने बताया था, पुरकिंजे ने बताया था इसको सर्वप्रथम। किसने खोज की थी इसकी, पुरकिंजे ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। और इसका नाम, इसको जो है जीव द्रव्य, इसको जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी कोशिका द्रव को किसके नाम से जाना जाता है, जीव द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है, जीव द्रव्य। इसको सबसे पहले जीव द्रव्य जो कोशिका होती है, यानी कि कोशिका में जो द्रव पाया जाता है वो जीवन, यानी कि आप इसको हम समझते हैं इस प्रकार, अगर ये कोशिका जो है इसमें अगर द्रव ना भरा होता, ये सारे के सारे अंग क्या होते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। अब इसी के कारण तो ये बचा हुआ है। अब जब सेल का निर्माण हो रहा है, जल के ही कारण इसका अस्तित्व बचा है, तो इसी से हमारे बॉडी का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको जीव द्रव्य भी बोला जाता है। और इस वर्ड का सर्वप्रथम यूज किसने किया था, तो हेक्सले ने किया था। किसने किया था, हेक्सले ने किया था सर्वप्रथम। इस जीव द्रव्य की बात किसने की थी, जीव द्रव्य किसने कहा था, हेक्सले ने कहा था। इसको क्या माना था, कोशिका जो होती है हमारे, कोशिका द्रव जो होती है वो हमारे जीवन का क्या है, आधार है। कोशिका द्रव जो होती है, हेक्सले ने क्या कहा था, कोशिका द्रव जो होती है वो हमारे जीवन की आधार होती है, जीवन की आधार होती है। अब बात करते हैं आगे। यहां तक आपको समझ आ गया, ये सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली हो गई। इसके बाद कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है प्लांट सेल में, यानी कि पादप कोशिका में। इसके बाद इस प्लांट सेल के मतलब इस कोशिका के अंदर जो होते हैं एक लिक्विड भरा होता है जो कोशिकाओं की रक्षा करता है, आपस में टकराने नहीं देता है। इसमें जो है जल भरा होता है, 80 से 85 से 90% जल होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम पुरकिंजे ने की थी और इसको जीव द्रव्य के नाम से या जीव द्रव के नाम से सर्वप्रथम इसको किसने कहा था, हेक्सले ने कहा था। और हेक्सले ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि कोशिका द्रव जो है हमारे जीवन का क्या है, आधार है, हमारे जीवन का आधार है। हमने पढ़ लिया, ये हमारा हो गया कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, और ये हमारा हो गया जीव द्रव्य। अब आगे बात करते हैं कोशिका द्रव। अब सेल के अंगों के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, सेल के अंग जो इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जो कोशिका का निर्माण होता है वो किन किन अंगों से मिलकर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकृमि।
सूत्रकणिका, क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में किसने बताया था? अल्टमैन ने बताया था। अब बात करते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, है ना, कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, या शक्ति गृह के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस या शक्ति गृह, शक्ति गृह के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसे शक्ति गृह या पावर हाउस कहा क्यों जाता है। आपको मैं इस फिगर के माध्यम से बताऊं। अब इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस आकार की होती है, कुछ इस आकार की बनी होती है, और इसके अंदर आपको पता होना चाहिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये अंदर से खोखली नहीं बल्कि इसके अंदर क्या होता है? एक दीवार पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक दीवार पाया जाता है। इस दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक दीवार को जो होती है इसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी, क्रिस्टी कहा जाता है। और इसी क्रिस्टी, इसी दीवार पर इसी दीवार पर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसी दीवार पर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, सॉरी डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको क्रिस्टी के दीवार पर पाए जाते हैं डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के जो दीवार पाई जाती है, क्रिस्टी नामक दीवार पाई जाती है, उस पर डीएनए पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम डीएनए। डीएनए आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे डीएनए के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो बात करते हैं कि पावर हाउस कहा क्यों जाता है। तो इस क्रिस्टी दीवार पर, जो क्रिस्टी दीवार होती है, इसी पर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल जिसे बोला जाता है, क्रेब्स चक्र चलता है। और ये क्रेब्स चक्र जो है 38 एटीपी का निर्माण करता है। ये क्रेब्स चक्र क्या करता है? 38 एटीपी का निर्माण करता है, 38 एटीपी का निर्माण करता है। और ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और यही एक ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? अब आप समझिए इसको। इस माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार पर, आंतरिक दीवार पर एक क्रेब्स चक्र चलता है जो श्वसन क्रिया के दौरान होती है। क्रेब्स चक्र के कारण 38 एटीपी का निर्माण होता है और ये 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ये एक ग्लूकोज 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और यह क्रिया क्रेब्स चक्र की क्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण तो हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ऊर्जा का निर्माण हो गया है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब इस ऊर्जा को एक जगह पे एकत्रित है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस ऊर्जा को ले जाने का भी तो कोई काम करेगा, क्योंकि अब बात करते हैं ऊर्जा तो यहाँ पे बन गया है। अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी की। किसकी बात करते हैं? गोल्जी का या गोल्जी बॉडी। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब बात करते हैं हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो कहाँ पे बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया में बन गया। ऊर्जा कहाँ पे बना? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस ऊर्जा को बताइए, हम यहाँ पे इस समय सबसे ज्यादा मतलब आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाते समय हमको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत कहाँ? हमारी जीभ को।
हमारे पैरों को थोड़ी ना है, या हमारे हाथ को उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन किसको जरूरत है? हमारे जीभ को जरूरत है। अब जीभ को जरूरत है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बना है ना, तो जीभ तक ले आने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करता है। यानी कि जो ऊर्जा का परिवहन का काम करता है कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा के परिवहन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है ना, मतलब शरीर के एक भाग से जहां पे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होगी सबसे ज्यादा, तो माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा लेके गोल्जी बॉडी उस शरीर के उस भाग तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और इसका काम जो होता है वो ऊर्जा का परिवहन करना होता है। अब बात करते हैं आगे गोल्जी को। इसमें पाए जाते हैं वैक्यूल्स या रसधानी। वैक्यूल्स या रसधानी कोशिका के अंदर पाया जाता है। वैक्यूल्स या रसधानी, जिसे रसधानी बोला जाता है। रसधानी, इसमें सिर्फ काम होता है जल का स्टोर करना या जल का संग्रह करना। जल का संग्रह करना। अब बात हम करते हैं कि सबसे बड़ा, मतलब अगर हमारा क्वेश्चन है कि आप लोग जो है मतलब एनिमल्स में सबसे बड़े वैक्यूल्स होंगे या जल संग्राहक होंगे? रसधानी जिसे सब बड़ा होगा या पौधों में बड़ा होगा? जंतुओं में बड़ा होगा या पौधों में बड़ा होगा? तो इसका आंसर होगा जो कि हमारे शरीर के यानी कि जंतु कोशिका जितने होंगे इसमें वैक्यूल्स छोटा होता है, जबकि पौधों में बहुत बड़ा होता है। कुछ इस तरह जंतु में अगर इतना बड़ा पाया जाएगा तो पादप कोशिका में इतना बड़ा वैक्यूल्स, यानी कि कोशिकांग पादप कोशिका जो होती है उसमें सबसे बड़ा भाग उसका क्या होता है? रसधानी होती है, यानी कि वैक्यूल्स होती है। इसमें जल बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी जल जो है, अब आप बताइए, आपको जब भी प्यास लगेगा आप एक गिलास पानी पी लिए, फिर थोड़ी देर प्यास लगा फिर आप पानी पी लिए, लेकिन पौधों के लिए क्या संभव है? उसको हर घंटे पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए इनका जो जल संग्रह होता है यानी कि रसधानी जो होती है ये जल को अधिक मात्रा में संग्रहित करके रख लेती है और इसी से महीनों दर महीनों चलता रहता है। तो आपको लिखना है इसमें छोटा रसधानी या छोटा वैक्यूल्स जंतु कोशिका में। छोटा रसधानी कहाँ पाया जाता है? जंतु में, जंतु कोशिका में। और बड़ा रसधानी कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिका में। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लिए, उसके बाद गोल्जी बॉडी उसका परिवहन करता है। वैक्यूल्स में क्या होते हैं? जल का संग्रह करता है। अब बात करते हैं आगे हम लोग सेंट्रोसोम की, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि एक मोस्ट जो है कोशिका अंग है आपका, क्या? सेंट्रोसोम या तारक का है। सेंट्रोसोम या तारक का है। सेंट्रोसोम की अगर बात करें, तारक काय की बात करें, तो इसका काम जो होता है सेंट्रोसोम का, तारक काय का, कोशिका का विभाजन करना, यानी कि सेल ऑफ डिवीजन। कोशिका का विभाजन करना। क्या करना? कोशिका का विभाजन। कोशिका का क्या करना? विभाजन। सेल ऑफ डिवीजन या डिवीजन ऑफ सेल। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है? कोशिका का विभाजन होना या कोशिका का डिवाइड होना क्यों जरूरी है? कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि नए कोशिका, पुराने कोशिका का हटना तो नए कोशिका का निर्माण होना, इसी को कहा जाता है सेल डिवीजन, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करता, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया। पुनर्निर्माण, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? पुनर्निर्माण या इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन हमारे शरीर में, जैसे आपको कहीं पे कट गया, कहीं पे घाव हो गया, ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, तो उसको जो सूखने का काम होता है, मतलब उस घाव को भरने में जल्दी सहायक कौन होता है? सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। और बात करें कि सेल डिवीजन जो है ये बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव का मतलब
सक्रिय होता है। सबसे ज्यादा एक्टिव किसमें होगा? बच्चों में। आप देखे होंगे बच्चों का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो यानी कि सेंट्रोसोम जो होता है, और जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसका घाव भी भरने में टाइम लगता है। इसके पीछे वजह यही होता है कि सेंट्रोसोम जो है ये उम्र के साथ घटता जाता है। यानी कि आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी सेंट्रोसोम यानी कि सेल डिवीजन घटता जाएगा। और इसी प्रकार अगर बच्चों का हाथ पैर देखते होंगे टूट जाता है, कहीं चोट टपेट लग गया तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, इसी के कारण होता है। और बात करते हैं कि सबसे ज्यादा, हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं कि सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता कहाँ पे है और कहाँ नहीं या सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा जो है कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है? लीवर में या यकृत में। लीवर या यकृत में होता है सबसे ज्यादा कोशिका का विभाजन। और सबसे कम कहाँ पे होता है? न्यूरॉन में या मस्तिष्क में। न्यूरॉन या मस्तिष्क में होता है, क्योंकि मस्तिष्क में आप सुने होंगे चोट लग गया किसी को सर में तो पागल हो गया, उसका दिमाग खराब, मतलब उसका जो दिमाग है वो काम नहीं करता है। तो इसके पीछे वजह यही होती है कि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है वो पार्ट खराब हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता। जबकि लीवर में अगर चक्कू मार दिया जाए, कितनी भी बार अगर गोद दिया जाए, चक्कू से काट दिया जाए, 1 रुपए का आप दवा ना खाइए, 10 दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, अब बात आगे करते हैं हम लोग कि जो कुछ जंतुओं को आप लोग देखे होंगे कि उनमें मतलब इसका कोई प्रभाव, जैसे चूहा देखे होंगे, चूहा का पूंछ काट दीजिए बहुत जल्दी उसका पूंछ निकल जाएगा, क्योंकि चूहे के पूंछ में, जैसे मानव में क्या होता है लीवर में सेल डिवीजन बहुत अधिक होता है, इसी तरह से जो चूहा होता है उसके पूंछ में बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना, मतलब सेंट्रोसोम उसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम बहुत अधिक पाया जाता है उसके पूंछ में। तारक का सबसे अधिक पाया जाता है, जिसके कारण कोशिका का विभाजन अधिक होता है। किसमें? चूहा के पूंछ में। किसमें? चूहा के पूंछ में। और आप लोग सुने होंगे छिपकली, छिपकली का भी देखे होंगे पूंछ कट जाता है बहुत जल्दी निकल जाता है। इसमें भी क्या होता है, छिपकली के भी पूंछ में क्या होता है, सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है। छिपकली के पूंछ में। गैंडा को आप लोग देख रहे होंगे, गैंडे के ऊपर तलवार से वार कर दिया जाए उसका घाव बहुत जल्द भर जाता है। उसके चमड़े में, उसका चमड़े में जो है, गैंडे के चमड़े में, गैंडा के चमड़े में जो है सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है। गैंडा के चमड़े में सेंट्रोसोम बहुत अधिक पाया जाता है। तो हमने इसमें क्या क्या चीजें देखा कि जो आपका तारक का या सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करता है, और जिस पार्ट में अधिक होगा उस पार्ट में कोशिका का विभाजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब बात करते हैं, ये एक रिकंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण का काम करता है और बच्चों में बहुत ज्यादा सक्रिय होता है। यानी कि बात करें तो उम्र के साथ साथ ये क्या होता है, घटता जाता है। यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे घटता जाएगा। और ये सबसे ज्यादा, ह्यूमन की बात करें तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम लीवर में पाया जाता है, और सबसे कम सेंट्रोसोम यानी कि ना के बराबर आपके न्यूरॉन या मस्तिष्क में पाया जाता है। और जानवरों में अगर बात करें तो जो चूहा होता है उसके पूंछ में, चूहा का पूंछ कट जाए बहुत जल्दी से रिकवर करके नया पूंछ निकल जाएगा। इसी तरह से छिपकली का पूंछ कटने के बाद छिपकली की पूंछ निकल जाती है, क्योंकि सेंट्रोसोम बहुत अधिक पाया जाता है। और गैंडे के चमड़े में भी बहुत सेंट्रोसोम बहुत अधिक पाया जाता है। यहां तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बात करते हैं आगे कि अगर सेल डिवीजन ठीक है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेल डिवीजन यानी कि कोशिका का विभाजन अगर अधिक मात्रा में हो गया तो ये सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। आप बात करते हैं, आप लोगों ने बीमारी का नाम सुना होगा, कैंसर। एक बीमारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैंसर। कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण होता है सेल डिवीजन। कैंसर का भी सबसे बड़ा कारण होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। यानी कि बात करें कोशिका का विभाजन शरीर के जिस भाग में सबसे अधिक हो जाता है उस भाग में क्या होता है, कैंसर हो सकता है। यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन
एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज कैंसर। शरीर के जिस भाग में कोशिका का विभाजन सबसे अधिक हो जाएगा उस भाग में, शरीर के उस भाग में क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। यानी कि सेल डिवीजन बहुत अधिक मात्रा में होने से भी क्या है, खतरा होता है। और कैंसर एक ऐसी घातक बीमारी है जिसका कि अगर समय पे अगर शुरुआती दौर में इलाज ना हुआ तो फिर जान के साथ, मतलब जान की भी खतरा होती है। इसमें इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। और बाकी का वीडियो हम लोग कल पढ़ेंगे। कोशिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोज